तो मेडिसिन है और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से इंपोर्ट होंगी वो बहुत सस्ती होंगी, आवाम की हालत तो बेहतर हो जाएगी। जी मैं यही अच्छा, समझता हूँ। साथ साथ देखिए ना नकवी साहब, वी कैन नॉट अवॉइड द फैक्ट कि इफ़ यू रियली गो फॉर दिस कॉमन मार्केट यू आर ऑलमोस्ट मूविंग टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, तो ताल्लुकात ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे कि आना जाना सब। नहीं अच्छा, it is देखिए, very नहीं much मेरे part ख्याल of से the उसके agreement. वो दोनों के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए वो कॉमन करेंसी की तरफ चले गए जो हम नहीं जाएंगे कभी भी, उसके अपने सार्क का reasons आइडिया हैं। तो है। जी लेकिन मेरे ख्याल से बहुत दूर है, बहुत हाँ, वो मुश्किल है। स्टेजेस होती हैं, वो अभी बहुत अभी दूर स्टेज बहुत है, दूर है, अब उसको इसके बारे में सोचने बात का- करना बेकार जी। है। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट जो साइन किया हुआ हमने उसके तहत 13 और 17 में ये हो जाता है, इट्स अ वेरी बिग स्टेप। जी अगर मैं समझता हूँ ट्रेड बैरियर्स हट जाएं, फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होने लगे बिटवीन, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत फायदे। अच्छा, अब इसी से मिलते जुलती बात, क्योंकि आपने चाइना का जिक्र किया, 92 में डेंग जियाओपिंग ने वहाँ पे हार्ड कोर कम्युनिस्ट ने कम्युनिज्म को रहते हुए सेंट्रल सिंगल पार्टी रहते हुए वहाँ फ्री इकोनॉमिक जोन बनाना शुरू किए अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ ऑल हिज पार्टी, अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ हिज ओन लाइफ लॉन्ग हेल्ड कन्विक्शंस। और उसकी वजह से लोग कहते हैं कि आज इकोनॉमिक चाइना इज सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज योर व्यू ऑन फ्री इकोनॉमिक जोन्स लाइक चाइनीज मॉडल? देखिए भी पहली चीज़ तो एक डेंग जियाओपिंग का जो अपना तारीखी पस मंज़र है कि वो बहुत पहले से बिलीव करते थे, जिसकी वजह से उनको आइसोलेशन में जाना पड़ा, प्रिजन में डाल दिया गया। और जब वो पावर, जब चाइना की क्राइसिस आने लगे इकोनॉमिक, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए आप एक खुशहाल पॉपुलेशन चाहते हैं या आप एक बदहाल पॉपुलेशन, तो उन्होंने कहा इफ़ यू वांट देन यू हैव टू फॉलो दिस कोर्स। और उन्होंने एक मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम दिया है जिसके अंदर गवर्नेंस में तो डिक्टेटरशिप है लेकिन बाकी सारी आज़ादी है। रूरल एरियाज रेस्ट ऑफ द कंट्रीज रन ऑन सोशलिज्म बेसिस। जी वो उसकी दूसरी वजूहत है। फ्री ट्रेड जोन्स आर फ्री ट्रेड जोन्स मैं समझता हूँ कि हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमें भी बनाने पड़ेंगे। उसकी वजह ये नहीं है कि हम किसी इलाके को तरक्की, बिकॉज आपको पूरे मुल्क में आप यकसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला सकते, बिकॉज पाकिस्तान की इकोनॉमिक हैसियत ऐसी नहीं है कि आप पूरे मुल्क को एक एट द सेम पेस डेवलप करें। तो आपको एरिया बाय एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है, पानी चाहिए होता है, बिजली, इंडस्ट्री चलाने के लिए पानी, बिजली, लेबर के कॉलोनीज़, रिहाइश, उनका एंटरटेनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये चाहिए होता है, प्लस शिपिंग चाहिए होती है, रेल रोड कनेक्शन चाहिए होता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि पूरे मुल्क में एक साथ हो सके, तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे। देखिए जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू करप्शन का रेज किया, उससे भी रिलेट हो जाता है। मैं खुद एक फैक्ट्री का मालिक हूँ कोरंगी में। मैं ये जानता हूँ कि तकरीबन 43 से लेके 80 एजेंसीज आके हमें तंग करती हैं। जी ठीक है। फ्री ट्रेड जोन का मकसद ये है कि आप एक इलाका हमें दे देंगे, जैसे हमारा काटी ऑलरेडी कर रहा है। जी मैं आपको बताऊं, मैंने आपके पॉइंट समझ, तहरीके इंसाफ के मैनिफेस्टो में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए जनरली हमारी ये है कि हम ये जो आपके EOBI, सोशल सिक्योरिटी, वर्कमैन प्रॉफिट, ये सारे जितने ब्रेकअप है इसको एक टैक्स में ले आएंगे। मैं बाहर से आया हुआ आदमी, मैं तो बहुत डर जाता हूँ फौरन। हर आदमी आके बड़ी बड़ी रकम मांगता है, मुझे देना पड़ता है डर के मारे। नहीं वो मांग रहे, वो गवर्नमेंट के लिए नहीं मांग रहे होते, आधे से वो कहते हैं आपको डराते हैं और फिर आधे से ज्यादा पैसा अपनी जेब में लेते हैं और goes to the government, rest goes elsewhere. जी देखिए, जब चाइना में डेंग जियाओपिंग was faced with this situation कि he has huge population and no jobs, तो उसको अपने ओवरसीज चाइनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए उसने ये कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि 1 करोड़ लोगों को मारने के बाद मिडिल क्लास को मार डाला, बहुत ज़्यादा वहाँ जुल्म हुआ है। उसके बाद हाउ कुड ही अट्रैक्ट पीपल? किस मुंह से जाता कहता कि आ जाओ फिर से हमारे हुकूमत में आओ और यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, हमारा जब चाहेगा हम उस पर कब्जा कर लेंगे, जब चाहेगा तुमको हम बंद कर देंगे। ये फ्री ट्रेड जोन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई आप यहाँ पे आओ, यहाँ हम लोग वी हैव नथिंग टू डू, यू जस्ट गिव अस अ फिक्स्ड इनकम फॉर एज अ रेंट ऑफ द लैंड एंड यू एम्प्लॉय आवर पीपल विथ ए मिनिमम सैलरी ऑफ $250। अगर ये एक करप्शन से निकलने का भी तो जरिया हुआ। आप जो कह रहे हैं ना करप्शन से निकलने, अब पूरे मुल्क को तो सही किया नहीं जा सकता। यहाँ का पूरा निज़ाम, यहाँ के जो रिलीजियस तरबियत ही यहाँ की गलत है। कुरान को पढ़ा दिया था अरबी में, उर्दू में, किसी को पता ही नहीं कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। कुरान के लिए जान देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं, पहला चैप्टर नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये यहाँ का एक बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आप पूरे मुल्क को आप सही नहीं कर सकते, बट यू कैन क्रिएट स्मॉल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जी वो आप बात जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक देखिए, हमें भी वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। हाँ, मॉडल्स मॉडल्स अवेलेबल है।
इंडिया में जितनी तरक्की हुई वो एनआरआईज के थ्रू हुई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के थ्रू। अच्छा, चाइना के लिए एक ऑलरेडी मॉडल मौजूद था ताइवान की सूरत के अंदर, जहां चाइनीज और हांगकांग दोनों जगह पे उन्हीं ने इकोनॉमिकली तरक्की किया था, और वहां देयर वर मेनी बिलियनर्स। फ्रीडम उन्हीं ने, उनको क्या चाहिए था, वो लोग जो चाइनीज ओरिजिन के थे वो भी मेनलैंड में आना चाह रहे थे, इससे कि अमेरिका में जो चले गए जी उनको भी, इससे कि उनके खानदान अभी यहाँ मौजूद थे। अगर एक खानदान के 100 अफराद हैं तो 4 या 5 बाहर चले जाते हैं ना, 95 तो यहीं रहते हैं। मैं और आप जैसे आए हैं वही हमें यहाँ कंफर्ट है, दोस्त है, स्कूलमेट्स हैं, खानदान है, इसी के लिए वापस आते हैं। अगर हमें यहाँ पे सुकून से काम करने का मौका दे तो क्यों ना हम यहाँ आगे, जो लोग हमारे रह गए हैं बाहर वो भी आ जाएंगे जी। नहीं देखिए, और एक जो मैं शॉर्टकट, ये जो है ना, और फ्री ट्रेड जोन इज ए शॉर्टकट टू, नहीं मैं आपको बताऊं, देयर इज मोर। देखिए, जो कुछ इस वक्त वेस्ट में लुक है टुवर्ड्स मुस्लिम्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तानी, कल ये तो और ख़राब है कि वो हर पाकिस्तानी को तालिबान समझते हैं और बम्बार समझते हैं कि अभी ये सुसाइड बॉम्बिंग करने लगेगा। उनके लिए तरक्की की राहें रुक गई हैं, वो उन लोगों से लोग सोशली बॉयकॉट करने लगे इन मैनी एरियाज। अब उनके लिए वो कंफर्ट जोन में नहीं है वहाँ। उनको अगर यहाँ एक अच्छा माहौल, उनको यहाँ सिर्फ क्या चाहिए, उनको यहाँ अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक मैनिफेस्टो ऑफ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ उनके एक अहम लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। हमने अब तक सेफ्टा के बारे में बात किया है, इकोनॉमिक फ्री जोन पे बात किया है, और अब हम आते हैं नकवी साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन दिसंबर 2010, हफीज़ कारदार साहब जो गवर्नर हैं, ही पब्लिकली कंप्लेन्ड that he was forced to print notes and 1,500 billion note and give it to the government as loan. और उन्होंने साथ साथ पहली दफ़ा ये एडमिट किया कि प्रिंटिंग ऑफ नोट इज़ द मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इससे पहले हमेशा गवर्नमेंट में इसको कन्फ्यूजन में रखा जाता था। मॉनेटरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो कि 80s के बाद से डेवलप हुई दुनिया भर में, बेस्ड ऑन द डाटा प्रोड्यूस बिटवीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड 71, उसमें आर्गूमेंट ये है, इफ़ यू डोंट प्रिंट एक्स्ट्रा नोट्स देयर विल बी नो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हर चीज़ की कीमत बढ़ना। ठीक है, एक तेल की कीमत बढ़ गई, जापान में सबसे ज़्यादा तेल की कीमत बढ़ी। जापान हैज़ बीन फेसिंग, जापान में कोई इन्फ्लेशन नहीं है पिछले 50 साल से, क्योंकि उनकी करेंसी हमेशा बड़े कंट्रोल में रहती है। अभी आपने देखा कि सुनामी आया, उनकी करेंसी महंगी हो गई घटने के बजाय, क्योंकि करेंसी सो मच अंडर कंट्रोल। पाकिस्तान में नोट बिला धड़क छपे जा रहा है, गवर्नमेंट के अखराजात इतने ज़्यादा हैं, जब वो टैक्स से नहीं पूरा कर पाते तो वो कहते हैं स्टेट बैंक को नोट छाप के दे दो। ये अमेरिका में आप देख रहे हैं कि पिछले 2008 से लेकर अब तक उन्होंने 4000 बिलियन डॉलर नोट छाप के बांट दिए दुनिया में। हर चीज़ की कीमत इसी वजह से ऊपर चली गई है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू ऑयल, लुक एट एनीथिंग। अगर येन में देखें तो किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी है। तो एक आर्गूमेंट आजकल जो डिस्कशन हो रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अगर कम्प्लीटली ऑटोनोमस कर दिया जाए, जैसे दुनिया भर में होता है, और उनको एक टारगेट दिया जाए टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ रुपीज़ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, थिंग्स कैन चेंज। और ये अगर आर्गूमेंट मान लिया जाए ये मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू का कि मनी सप्लाई एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द नीड। जी, आपके देखिए दो इशूज़ हैं। एक से तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मेरी पार्टी इत्तेफाक करती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक ऑटोनमस बॉडी बना दिया जाए कि वो अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देता रहे, इसलिए कि वो गवर्नमेंट के ऊपर एक किस्म का चेक होता है उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर। उधर तो कोई इख्तिलाफ नहीं। जहाँ तक नोट छापने की बात है, मैं कि वो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, यस होती है उससे, लेकिन वो सोल चीज़ नहीं है। हम एज ए पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, एज अ पार्टी हम डेफिसिट फाइनेंसिंग से इनिशियल पीरियड में नहीं घबराएंगे, हमारे मैनिफेस्टो के हिस्से उसकी वजूहत है। बात यह कि इस वक्त तक जो हमारे मुल्क की सूरत हाल रही है, हमारी डेफिसिट क्रिएट होने की वजह क्या है, उसको स्टडी करना चाहिए। अगर हमारी डेफिसिट क्रिएट करने की जगह जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अय्याशियों पे किया, और ये पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा नहीं हुआ कि मैं इस गवर्नमेंट को ब्लेम करूं या मुशर्रफ साहब में शौकत अजीज़ साहब को करूं, या आप राइट फ्रॉम द टाइम अयूब खान के फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद से हमने जो सेकंड 5 ईयर प्लान भी आया उसके अंदर हम
امپورٹڈ گڈس کے اوپر جا کے انحصار کرنے لگے اور اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کیا، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آج اس ملک کے اندر 10 کروڑ ٹیلی فون کنیکشنز ہیں، لیکن یہ ملک ایک فون نہیں بناتا، جبکہ آئس لینڈ جس کی آبادی ٹوٹل جو ہے وہ 37 لاکھ ہے شاید، وہ دنیا میں سب سے زیادہ فون بناتی ہے، نوکیا وہاں کی میک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز جو ہے اگر ہم اپنی تھوڑی سی دور اندیشی کے ساتھ پالیسیز بنائیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آبادی یہ ہے اور وائرلیس کمیونیکیشن سے ہر کسی کی نیڈ ہے، تو یہاں اتنا فون استعمال ہوگا۔ ہم کنڈیشنل کر سکتے تھے کہ آپ فیکٹری لگائیں گے یہاں تو یہ فون بکے گا، یہاں ورنہ نہیں بکے گا، تو لوگوں کو نوکری بھی ملتی، ٹیکنالوجی بھی آتی۔ یہ دسمبر میں جو کردار صاحب کا بیان آیا اس میں دو سیکشن تھا، ایک تو تھا کہ انہوں نے کہا کہ زور زبردستی انہوں نے لیا اس سے انفلیشن، ایک ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور ضمنی بات کہی جس کو ہم لوگوں نے اپنے آرٹیکلس میں اور ٹاک شو میں بہت کرٹیسائز کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم لون نہ دیتے تو یہ گورنمنٹ کمرشل بینک سے لون لیتی اور پھر بھی انفلیشنری ہوتا۔ ہمارا آرگومنٹ یہ ہے ایز این اکانومسٹ کہ ایسا نہیں ہے، جب آپ کمرشل بینک سے بورو کرتے ہیں تو وہ کسی کی سیونگ آپ کو ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، وہ بات آپ کی درست ہے، وہ اچھا، بات درست تو ہے۔ آپ کی جو ڈیفیسٹ فائنینسنگ کی جو بات ہے، آئی ایم ناٹ اپوز ٹو دیٹ As long as it's not based. ٹیکن فرام اسٹیٹ بینک۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کیوں آپ کی بات سے ڈس ایگری کر رہا تھا مانیٹری پالیسیز کے اوپر کہ جی پرنٹنگ آف نوٹ، ایز لانگ ایز یو ڈیسائیڈ اے میجرمنٹ آف نیشنل گروتھ، اصل میں پاکستان کی جی ڈی پی کو میجر کرنے کے لیے جو ہے کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہے، نہیں ہے، صحیح ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹارٹڈ اکانومی ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے ہاں کی عورتیں کام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ بالکل اس کا کوئی وہ حساب نہیں۔ آپ ان کی پروڈکٹیوٹی کہاں میجر ہو رہی ہے؟ GNP وہ ہماری کھانا پکاتی ہے، وہ بچوں کا خیال رکھتی ہے، وہ بچوں کو پڑھاتی ہے، یہ سارے کام جو ہیں یہ اکانومی کی گروتھ کے حصہ ہیں اور دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں اور ان کی جی ڈی پی میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں کی گروتھ یہ اس میں نہیں لیا جا رہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے والد کے ساتھ جب میں کام کرتا تھا اسی زمانے کی بات ہے، وی ہیڈ اے بگ ڈیبیٹ آن واٹ از دی سائز آف پاکستان اکانومی، اور اس میں میں نے اور نقوی صاحب نے مل کے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہی بات آپ کی لے کے کہ اتنی جو اکنامک ایکٹیویٹی وہ تو جی این پی میں ایڈ ہی نہیں ہو رہی ہے، تو ہم نے ثابت کیا تھا کہ پاکستان کی جی این پی اینڈ ایوری تھنگ از مچ مچ بگر دین واٹ از آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک سیئنگ۔ سو اف یو آر ڈیسائڈنگ اینی تھنگ اباؤٹ پاکستان، ڈیسائڈ آن دی ایکچوئل اکانومی، ناٹ آن دیٹ۔ تو اس کے بیسس پہ ہم لوگوں نے پاکستان کی لمٹ بڑھوائی، لون لیے، سب کچھ کیے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہاں کی تو ساری کیلکولیشن غلط ہے، اسی طرح جو گروتھ کی جو فورکاسٹنگ ہوتی ہے وہ بھی غلط ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ جاپان وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے جی انشاءاللہ اس دفعہ 2% گروتھ ہوگی، تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات سن لی، آپ پہ جا کے انہوں نے تھنک ٹینک سے پوچھا، ادھر سے پوچھا، ادھر سے پوچھا، کسی نے 1.5 کی فورکاسٹ کی، کسی نے 1 کی، اس کا ایک کامن نکال کے وہ کہتے ہیں جی ہمارے خیال میں تو 1.5% ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں 2%، اللہ کرے آپ کی بات صحیح ہو جائے۔ We will print notes every quarter on the basis of 1.5%۔ تو اب آپ نے کہہ دیا نا کہ انفلیشن نہیں ہوتا۔ ٹھیک، 50 سال سے جاپان میں قیمتیں کیوں نہیں بڑھی؟ یہی وجہ ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایز لانگ ایز آپ اپنی جی این پی کے میجرمنٹ کرائیٹیریا درست کر لیں گے اور آپ پرنٹنگ آف کرنسی جو ہے اس سے لنک کر دیں گے، میں تحریک انصاف کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی سے ایک ضمنی سوال ایک اور بھی آتا ہے کہ جو ہمارے لنک اپ ہے امریکہ سے، صرف ہمارا ہی نہیں تمام عرب کنٹریز کا، ہم جو اپنے ڈالرز رکھتے ہیں، ریزروز رکھتے ہیں ڈالر میں، اٹ از ویری مچ اگینسٹ دس نیشنل انٹرسٹ۔ عرب کنٹریز میں جو اس وقت انٹرسٹ ہے، میں وہاں 25 سال رہ کے آیا ہوں، آئی نو وٹ دا فیلنگ از ان سائڈ۔ دے آر فورسڈ ٹو سیل ان ڈالر اینڈ کیپ دا منی ان ڈالر، اینڈ دا ڈالر ہیز ڈپریشیٹڈ اگینسٹ ین ٹو دا ایکسٹینٹ آف 1/4 ناؤ۔ 70s میں یہ 310 کا ہوتا تھا، آج 80 کا ہے، بیچ میں 76 بھی ہوا سونامی کے بعد۔ اب سوچئے کہ جتنا اربوں نے تیل نکالا، زمین ان کی خالی ہو چکی ہے، اب ایون سعودی عربیہ از گوئنگ ڈاؤن دا ہل، تیل سب چلا گیا، پاپولیشن اتنی بڑی ہو گئی، اور جو پیسے اٹھا کے انہوں نے سارے کے سارے انڈر کوورژن ان 84، آپ کے والد کے زمانے میں نے ایک رپورٹ لکھی تھی جس کو بڑی تعریف ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ خبر آئی، مجھے کال کیا کہ کہا گیا کہ ڈونٹ ٹاک اگینسٹ ڈالر۔ یہ ہے وہاں کا ریپریشن، اینڈ ناؤ ینگر جنریشن از ویری ریسٹیو اباؤٹ دیٹ۔ The same thing applies to Pakistan۔ اگر آج ہمارا لنک اپ جاپان کوریا سے ہوتا، کسی چیز کی قیمت نہیں بڑھتی، انفلیشن وغیرہ ہوتا ہی نہیں۔ چلیے اس پہ کبھی یہ ایک علیحدہ بڑا لمبا موضوع ہے، یہ پہ ہماری اس پہ ہم کبھی ڈسکس کریں گے۔ ٹیکس پہ آ جاتے ہیں۔ میں نے جو ہسٹوریکل ریکارڈز پڑھے ہیں اور میں نے اکثر ٹاک شو میں بات کی ہے، میں نے کہا جب انگریز نہیں آیا تھا تو